हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला कथन है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और ऑप्शन ई है, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हर छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। छत्ता बनाने का काम और बच्चे पालन का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, नर मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं वो मादा मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका सही होगा, ए, बी और डी आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपको हाथी के बारे में कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक यानी कि 220 किलोग्राम हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन बी है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तीसरा है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यानी कि 1 क्विंटल से ज़्यादा। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, उसके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। ठीक है, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो लगभग 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक खाना खाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कितना खाता है, 1 क्विंटल से भी अधिक। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, सी है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, तो अभी आपको बताया था हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या शहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना, या फिर बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो आपको याद रखना है, रेगिस्तानी ओक में पत्तियां बहुत कम होती हैं ताकि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम हो सके। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं और तने में पानी जमा होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ये आपका सही हो जाएगा। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये भी आपका सही हो जाएगा, पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, पत्तियां बहुत कम होना, ये भी आपका सही हो जाएगा। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है, कौन सा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होगा। छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है,
छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, या फिर ऑप्शन डी छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी छात्रों के बीच भेदभाव करने में मदद मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, लेकिन दोस्तों ये आपका प्रमुख नहीं है। छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, छात्र प्रत्यय को बेहतर समझते हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने से छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे उनकी समझ बेहतर होती है और छात्र प्रत्यय यानी कि टॉपिक को बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। होटल पहुंचने के लिए आप पहले ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा बतानी है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो दिशाएं हैं वो हम ऐसे दर्शाते हैं, इधर आपका क्या होता है पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, ऊपर आपका क्या होता है उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि हम रेलवे स्टेशन बिंदु ए पर हैं। कहाँ पे हैं, बिंदु ए पर हैं, जो कि रेलवे स्टेशन है। अब क्या करना है, हमें अपने होटल तक पहुंचना है। मान लेते हैं होटल आपका बिंदु बी पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं। यानी कि दोस्तों हम पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, इधर हम चले कितने 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा है फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। उत्तर यानी कि ऊपर कितना चले हैं 50 मीटर। ठीक है, कितना 50 मीटर। उसके बाद फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर, 500 मीटर कहाँ चले हैं, पूर्व में। कहाँ चले हैं, पूर्व में। पूर्व किधर है, इधर है, तो कितना है ये 500 मीटर। हम 500 मीटर पूर्व में चले हैं। उसके बाद लिखा है ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंचते हैं। कहाँ, उत्तर में। उत्तर में कितना चलते हैं 70 मीटर। अब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, बिंदु बी पर। यानी कि दोस्तों हम कहाँ पहुंचते हैं, होटल पर पहुंच जाते हैं। अब आपको बताना है बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं बिंदु ए की दिशा कौन सी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं बिंदु ए की जो दिशा होगी वो आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम होगा और यहाँ पे दक्षिण होगा, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगी। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं उत्तर पूर्व, ये गलत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम, ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिण पूर्व, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है आपका दक्षिण पश्चिम, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। फ्लेमिंगो, हंसावर, रॉबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया, मेकाओ, लंबी पूंछ का तोता या गौरैया। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा फ्लेमिंगो, हंसावर। ठीक है, आपको याद रखना है इनकी चोंच पानी में डुबोकर भोजन को छानने के लिए अनुकूलित होती है, जिससे वे पानी को बाहर निकाल देते हैं और भोजन को निगल लेते हैं। ठीक है, जबकि आपको याद रखना है जो मेकाओ है ये तोते होते हैं जिनकी मजबूत चोंच बीज तोड़ने और फल खाने के काम में आती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, उड़ीसा में, बिहार में या तमिलनाडु। तो आपको बताना है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असम में। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा असम में। बोरा असम का एक खास तरह का चिपचिपा चावल है जो अपने चिपचिपे और नरम गुणों के लिए जाना जाता है। वहाँ के स्थानीय व्यंजनों, त्योहारों और पकवानों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है, जैसे ही इंटरवेल की घंटी बजती है बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। ये सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार का उदाहरण है। प्रक्षेपणीय अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर यांत्रिक अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये जो उदाहरण है वो आपका है शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसमें कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव महोदय ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही इंटरवेल की घंटी बजती है बच्चे परोसे जाने वाले भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत
सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? बच्चों का वातावरण, पाठ्य पुस्तकें, भाषा की योग्यता या शिक्षक? तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों का वातावरण, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जिस प्रकार का विद्यालय का वातावरण होगा उसी प्रकार छात्र के सीखने के स्तर में वृद्धि होगी। हालांकि अन्य सभी घटक महत्वपूर्ण हैं, वातावरण सबसे प्रमुख है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें, भाषा की योग्यता, शिक्षक ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें वो बच्चों का वातावरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंद, टेपियोका, आलू? तो आपको बताना है इनमें से जड़ कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। आलू जड़ नहीं है बल्कि भूमिगत तना है। आलू क्या है? एक भूमिगत तना है जो भोजन जमा करता है। ठीक है, जबकि मूली, शकरकंद, टेपियोका ये आपके जड़ हैं। ठीक है, मूली मूसला जड़ का उदाहरण है, शकरकंद रेशेदार जड़ प्रणाली का हिस्सा है और टेपियोका एक जड़ है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू जड़ नहीं है, भूमिगत तना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, अफाई, करैत, दुबैया प्रजातियां हैं जहरीले सांप की, मछली की, जहर विहीन सांप की या मेंढक की? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा जहरीले सांप की। आपको याद रखना है कोबरा, अफाई, करैत, दुबैया जहरीले सांप होते हैं। सांप के काटने की दवाई सांप के ही जहर से बनाई जाती है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना यानी कि मृदा को पोला नरम करना, प्याज को उखाड़कर निकालना। तो आपको क्या है, सही क्रम में चुनना है। तो पहले क्या होगा? तो दोस्तों प्याज की जो फसल होती है उसमें जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा गुड़ाई करना, यानी कि मिट्टी की गुड़ाई करना। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा बीज बोना, यानी कि ऑप्शन ए इसके बाद आपका हो जाएगा। डी के बाद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बीज जब बो दिया जाएगा उसके बाद हो जाएगा खरपतवार निकालना। ठीक है, क्योंकि खरपतवार भी होगी तो वो निकालना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना या प्याज को उखाड़ना। तो इससे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा प्याज को उखाड़ना, तो ये हो जाएगा आपका ई। और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, डी ए बी ई सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप करेंगे गुड़ाई करना, यानी कि मृदा को नरम करना। उसके बाद क्या करेंगे? बीज बोएंगे। उसके बाद खरपतवार को निकालेंगे और उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकाल लेंगे। उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना आपको बताया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर है 150 मीटर के। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 18.5 सेंटीमीटर मापता है तो इन शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर आपको बताया गया है 150 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 18.5 सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, तो 18.5 सेंटीमीटर की गुणा जब हम 150 से करेंगे तो हमें वास्तविक दूरी लगभग पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 18.5 गुणा 150। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2775 आएगा। कितना आएगा? 2775 आएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2775 ये क्या है? ये आपका मीटर में है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी आंसर किलोमीटर में दिए गए हैं। अब हम 2775 मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 2775 मीटर को 1000 मीटर से भाग कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2.775। यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो 2.77 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने
वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं बेरंग हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, या फिर ऑप्शन डी बैगनी और नीला। तो आपको बताना है, आमतौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं बेरंग कौन से हैं, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, काला और सफ़ेद। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर चीज़ों को मुख्य रूप से काला और सफ़ेद देखते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में प्रकाश के प्रति संवेदनशील रॉड कोशिकाएं अधिक होती हैं। वे कम रोशनी में देख पाते हैं, लेकिन रंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, वो जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या बाघ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ। ठीक है, बाघ के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टिग्रिस होता है। और दोस्तों आपको याद रखना है, बाघ के कान बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल किया है। 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।